Hello everyone, very good morning and very warm welcome in our online classes at Shri Ram Integrated B.Ed College, 17 RB, रायसिंह नगर। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं अ फेमस पोइम अ रिवर बाय ए के रामानुजन, जो कि आपके BA B.Ed थर्ड ईयर के सिलेबस के अंदर है। एक बहुत ही फेमस एमिनेंट इंडियन इंग्लिश पोइट हैं ए के रामानुजन। बेसिकली ये इंडिया से बिलोंग करते हैं और इन्होंने ज़्यादा जो अपना टाइम था, अपना लाइफ जो स्पैन था, इन्होंने यूएसए के अंदर ही स्पेंड किया। वहीं पे इनकी डेथ हुई शिकागो के अंदर। और बहुत सारी जो इन्होंने अपनी पोइट्री थी वो कहाँ पे लिखी थी, यूएसए के अंदर ही लिखी थी। ओके, तो इन पे जो एक इनका लिटरेरी बायोग्राफिकल इंट्रोडक्शन है, इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसको आप हमारे जो कॉलेज का ऑफिशियल चैनल है दीपम एजुकेशन, वहाँ विजिट करके आप वहाँ से उसको नोट डाउन कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो ए के रामानुजन के बारे में हमने एक बायोग्राफिकल उनका इंट्रोडक्शन आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो आज हम करने वाले हैं, इनकी बहुत ही फेमस पोइम है आ रिवर। ओके, दूसरी नेचर पोइम से थोड़ा अलग है ये। बेसिकली आप देखते हैं कि जो दूसरी नेचर पोइम्स होती है जिसके अंदर नेचर को ग्लोरीफाई किया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि ए के रामानुजन इस पोइम के अंदर रिवर को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ओके, अब इंटरेस्टिंग जो पॉइंट आप बता दो कि इसके अंदर जिस रिवर की वो बात कर रहे हैं वो वैगई रिवर है, जिसका नाम वैगई भी काफ़ी जगह आता है। और ओके, तो उस रिवर की वो बात कर रहे हैं। तो चलिए आगे हम डिटेल से पढ़ते हैं इसके बारे में। इस पॉइंट को हम एनालाइज करेंगे, इस पॉइंट का हम टेक्स्ट भी रीड करेंगे। ओके, तो ए के रामानुजन, जिनका पूरा नाम अतिपति कृष्ण स्वामी रामानुजन है। ओके, तो इनके बारे में आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, चैनल पे जाके विजिट कीजिए आप, हमारा जो ऑफिशियल चैनल है। तो वैगे रिवर जो इस पॉइंट के अंदर, जिस पॉइंट को उन्होंने इसके अंदर आप ये कहें कि मीडियम ऑफ थॉट यूज़ किया है। ओके, तो चलते हैं हमारी इस पॉइंट की ओर। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पॉइंट का जो स्ट्रक्चरल ब्यूटी क्या है इस पॉइंट की। तो आप देख रहे हैं रिवर बाय ए के रामानुजन, 4 स्टैंजा पॉइंट। इस पॉइंट के अंदर आपको 4 स्टैंजा दिखेंगे, दैट इज सेपरेटेड इनटू अनइवन सेट्स ऑफ लाइन, जिसके अंदर अलग अलग लाइन्स हैं। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि इस पॉइंट को किसी भी मीटर को फॉलो नहीं किया गया है। ओके, किसी भी मीटर को फॉलो करके नहीं लिखा गया है। इसके अंदर किसी भी एक फिक्स्ड राइम स्कीम को फॉलो नहीं किया गया। ए के रामानुजन के द्वारा फ्री स्टाइल में इस पॉइंट को लिखा गया है, जिसके अंदर 4 स्टैंजा है, सभी में अलग अलग लाइन्स हैं। द फर्स्ट स्टैंजा कंटेन 16 लाइन्स। पहले स्टैंजा में कितनी लाइनें हैं? 16 है। द सेकंड 11, दूसरे में आपको 11 लाइनें दिखेंगी। थर्ड 7 एंड द फोर्थ 15। दे डू नॉट फॉलो अ स्पेसिफिक राइम स्कीम, किसी भी स्पेसिफिक राइम स्कीम को फॉलो नहीं किया जाता है। बट देयर आर मोमेंट्स ऑफ रिपीटिशन विच हेल्प क्रिएट रिदम। लेकिन इसके अंदर आपको रिपीटिशन देखने को मिलेगा। रिपीटिशन क्या होता है? एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच होता है, जिससे कि एक पॉइंट में रिदम बन जाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यू मस्ट नो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एलिट्रेशन एंड रिपीटिशन। देखिए, 2 फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, एलिट्रेशन और रिपीटिशन होता है। एलिट्रेशन के तो अंदर सिर्फ क्या होता है कि जब बार बार जो कॉन्सोनेंट वर्ड्स के शुरू में आता है, यानी कि जब कॉन्सोनेंट रिपीट होता है। ओके, जैसे मैं बोलता हूँ जैसे वाइल्ड विंड, तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि वाइल्ड में W फिर विंड में W, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है। तो जहाँ पे सिर्फ एक कॉन्सोनेंट लेटर रिपीट होता है वहाँ पे तो एलिट्रेशन होता है। लेकिन जहाँ पे पूरा सेंटेंस या पूरा फ्रेज या पूरा वर्ड ही रिपीट हो जाए, तो वहाँ पे रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो इस पॉइंट के अंदर उन्होंने फिगर ऑफ स्पीच जो यूज़ किया वो रिपीटिशन यूज़ किया है। ओके, अब देखते हैं, अगर अपने इस पॉइंट की थीम की बात करें तो थीम क्या है? द राइट अबाउट द ब्यूटी ऑफ रिवर इन फुल फ्लड, कंप्लीटली इग्नोरिंग द डेवास्टेशन एंड ह्यूमन ट्रेजेडी रिक्ड बाय दिस बीस्टली फोर्स। अब देखिए, इस पॉइंट के अंदर ए के रामानुजन ने जो पॉइंट लिफ्ट अप किया वो क्या है कि नदियों के बारे में या नेचर के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स हमेशा लिखते आए हैं, उनकी तारीफ करते आए हैं। पहले के पॉइंट, चाहे एनिशियंट पॉइंट्स की बात कर ले अपने, चाहे हम कॉन्टेम्प्रेरी जो उनके पॉइंट्स थे, चाहे जितने भी पॉइंट्स वो कह रहे हुए, वो सभी रिवर्स के बारे में लिखते हैं। और वो सारे क्या करते हैं? रिवर को ग्लोरीफाई करते हैं, फ्लड के बारे में बताते हैं, नेचर को ग्लोरीफाई करते हैं। लेकिन कोई भी फ्लड से या नदियों से होने वाले नुकसान या उससे जो डेवेस्टेशन होता है, जो उससे विनाश होता है, या उससे जो ह्यूमन ट्रेजेडी होती है, उस सब को वो इग्नोर करते हैं। तो वो कहते हैं कि इसके बारे में आज तक किसी ने नहीं लिखा। सारे रिवर्स को ग्लोरीफाई करते हैं, सारे फ्लड के बारे में बताते हैं, लेकिन उनसे जो ह्यूमन ट्रेजेडी होती है उनके बारे में किसी ने नहीं लिखा, अपनी वर्ड्स में उसको स्थान नहीं दिया। दैट इज द पॉइंट ऑफ दिस पोइम। इस पोइम का पॉइंट क्या है कि पोइट्स मस्ट राइट अबाउट द ह्यूमन ट्रेजेडी
और द डेवेस्टेशन विच इज कॉज्ड बाय द बीस्टली फोर्स ऑफ फ्लड्स और रिवर्स, कि नदियों के द्वारा जो विनाश होता है उसके बारे में तो पोइट्स को लिखना चाहिए ना। ओके, इन दिस पॉइंट द पोइट रेफर्स टू द रिवर वैकई विच फॉलोज थ्रू द सिटी ऑफ मदुरई, जो कि कहाँ बहती है, मदुरई जो सिटी है वहां पे ये नदी बहती है। तो मदुरई जो सिटी है वो वैकई नदी के किनारे पे बसा हुआ शहर है, तो वहां पे वैकई नदी बहती है, तो उसका इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, उस रिवर को एग्जाम्पल लिया। मदुरई को शहर टेम्पल्स की सिटी बोला जाता है उसको, और वो वैकई नदी के किनारे बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर शहर है। ओके, The poem A River is written by A.K. Ramanujan. In this poem, the poet has compared and contrasted the attitudes of the old poets and those of the new poets to human suffering. अब इस पोइम के अंदर जो पॉइंट उन्होंने हमारे सामने डिस्कस किया वो क्या है कि जो ओल्ड पोइट्स हैं और जो न्यू पोइट्स हैं उन सभी का जो ह्यूमन सफरिंग के प्रति जो उनका एटीट्यूड है, देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स द ह्यूमन सफरिंग इज डिफरेंट। ओके, उन सभी का जो ह्यूमन ट्रेजेडी के बारे में जो उनकी थिंकिंग है, जो उनके थॉट प्रोसेस है, वो बिल्कुल इनडिफरेंट है, मतलब वो बिल्कुल उदासीन है। दे टोटली इग्नोर द ह्यूमन ट्रेजेडी, वो ह्यूमन ट्रेजेडी को इग्नोर करते हैं। They write about the beauty of nature, they write about the beauty of rivers, the beauty of floods, but they totally ignore the devastation or the human tragedy caused by रिवर्स और फ्लड्स, उसको वो इग्नोर करते हैं। तो वो ये कहता है कि चाहे वो नए पॉइंट्स थे, चाहे वो आज के पॉइंट जो पुराने पॉइंट्स हैं, वो सभी ह्यूमन सफरिंग के प्रति उनका जो एटीट्यूड है वो इंडिफरेंस वाला है, मतलब वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उसको अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं। ही हैज़ कम टू द कंक्लूजन दैट बोथ द ग्रुप्स ऑफ द पॉइंट्स आर इंडिफरेंट टू ह्यूमन सॉरो एंड सफरिंग। ये बात आपको बता चुका हूँ मैं पहले कि मानव के दुख है या उनकी जो सफरिंग है उनसे बिल्कुल वो उदासीन है। दियर पोइट्री डज नॉट रिफ्लेक्ट द मिजरीज ऑफ द ह्यूमन बींग्स। उनकी पोइट्री में आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने ह्यूमन मिजरी को रिफ्लेक्ट किया है। He has proved this point in this poem. इस poem के अंदर उन्होंने इसी point को prove किया है अपनी इस poem के through. Okay, तो आगे वो कहते हैं The river Vakai on whose bank the historic city of Madurai stands has been mentioned in the poems of many poets. कहता है कि जो वैगई नदी है और जिसके जो किनारे पर बसा हुआ शहर है मदुरई, बहुत सारे पोइट्स ने अपनी पोइम के अंदर उसको मेंशन किया है, बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट, चाहे वो पास्ट के पोइट्स हैं चाहे वो प्रेजेंट के हैं। द रिवर इज इंटीमेटली एसोसिएटेड विद द लाइफ एंड कल्चर ऑफ द तमिल पीपल। ओके, कि तमिलनाडु जो हमारा स्टेट है ना इंडिया का, तमिलनाडु के अंदर ही मदुरई शहर है और वो वैगई नदी के किनारे पे बसा हुआ है। तो कह रहा है कि वहाँ के लोगों के जो कल्चर लाइफ है उनकी, उससे वो नदी जुड़ी हुई है। वैसे भी आप जानते हैं कि भारत के अंदर तो नदियों की वर्शिप भी होती है ना, भारत के अंदर तो पत्थरों को भी पूजा जाता है। तो ये हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है कि हम नदियों की, पेड़ों की पूजा करते हैं। तो वैसे ही वैकई नदी के किनारे जो मदुरई शहर है वहाँ के लोगों के लिए वो एक कल्चरल फेथ है उस वैगई नदी के प्रति। द peculiar thing which appeals to the poet is that river presents two different spectacles and two different seasons. सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि ये जो रिवर है ये दो अलग अलग अपने एस्पेक्ट्स को हमारे सामने मतलब एक्सपोज करती है। ओके, इट इज कम्प्लीटली ड्राई इन समर। अगर मैं समर की बात करूं, पॉइंट कहता है कि समर के अंदर तो ये नदी बिल्कुल सूख जाती है एंड फ्लडेड इन फुल इन द रेनी सीजन। लेकिन ये रेनी सीजन के अंदर क्या होती है, रेनी सीजन के अंदर इसमें बाढ़ आ जाती है, ठीक है। वहीं तो समर के अंदर तो ये सूख जाती है, मतलब इसके अंदर की चीजें भी एक्सपोज हो जाती है कि नदी के नीचे बॉटम में क्या है। लेकिन जैसे रेनी सीजन आता है तो इसमें ऐसा लगता है कि बाढ़ आ जाती है, फिर ये विनाश का कारण बनती है। ओके, तो ज़्यादा अपने टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट का टेक्स्ट और इसको हम रीड करते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और पॉइंट भी बहुत इंटरेस्टिंग लिया है इसमें कि रामानुजन ने कि किस प्रकार से जो पॉइंट है वो नदियों के द्वारा, बाढ़ के द्वारा जो डाइवर्सेशन होता है, जो ट्रेजेडी होती है, उसको किस तरीके से वो इग्नोर करते हैं, अपनी वर्ड्स में उसको वो प्लेस नहीं देते हैं। तो उनको अपनी वर्ड्स में प्लेस देना चाहिए, यही वो अपील करना चाहते हैं ह्यूमैनिटी से और हमारे जो पॉइंट्स हैं उनसे। इन मदुरई, स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट को। इन मदुरई सिटी ऑफ टेम्पल्स, कहता है कि मदुरई शहर जिसको कि मंदिरों का शहर कहा जाता है। एंड पोइट्स मंदिरों का शहर है, कवियों का शहर है। एंड पोइट्स वो सैंग ऑफ सिटीज एंड टेम्पल्स, और कह रहा है कि वहां पे बहुत सारे पोइट्स हैं जो सैंग करते हैं। सैंग का मतलब कि वो लिखते हैं किसके बारे में, शहरों के बारे में लिखते हैं, मंदिरों के बारे में लिखते हैं। कहता बहुत सारे पोइट हैं जो हमेशा से ही मंदिरों शहरों के बारे में लिखते आए हैं। एवरी समर, हर समर के अंदर, समर आपको पता है ना कि गर्मी, अ रिवर ड्राइज टू अ ट्रिकल। अब ट्रिकल का मीन आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी स्मॉल स्ट्रीम, एक छोटी सी धारा बन जाती है कि कहाँ एक बहुत विशाल नदी थी, जैसे समर आई वो सूख गई और सूख के वो क्या बन गई, पानी की एक छोटी सी धारा बन गई, ट्रिकल बन गई।
कहां पे? इन द सैंड, रेत के अंदर एक छोटी सी पानी की धारा बन के बहने लगी वो नदी, जो कि कभी क्या हुआ करती थी, उसमें बाढ़ आई हुई थी रेनी सीजन के अंदर, लेकिन जैसे समर आया तो समर के अंदर वो सूख गई और सूख के क्या बन गई? एक ट्रिकल बन गई, एक छोटी सी धारा बन गई, स्ट्रीम बन गई पानी की। बियरिंग द सैंड रिब्स, रिब्स का देखिए बेसिकली मीन क्या होता है, वर्बल मीनिंग होता है जो हमारी पसलियां होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? रिब्स कहते हैं। बेयरिंग द सैंड रिब्स, और कहता है कि जब वो नदी का जो पानी है समर में सूख जाता है तो पानी पर जो मिट्टी है उस पे ऐसे पैटर्न्स बन जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो मिट्टी की सैंड की रिब्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा ऐसे कि जैसे ये किसी की रिब्स हैं। ओके, तो यहाँ पे कितनी अच्छी इमेजरी यूज किया है यहाँ पे ए.के. रामानुजन ने। वो कहता है कि गर्मी के अंदर नदी का पानी बिल्कुल सूख जाता है और ऐसे लगता है कि उसने रेत की पसलियां, उसके रिब्स को हमारे सामने एक्सपोज कर दिया है। स्ट्रॉ एंड विमेन्स हेयर क्लॉगिंग द वाटर गेट्स। अब वाटर गेट्स का मीन क्या होता है कि जो वाटर गेट्स बनाए जाते हैं ना, कि जब बाढ़ का पानी बहुत ज़्यादा आ जाएगा या पानी बहुत ज़्यादा रेज हो जाएगा तो उन वाटर गेट्स के थ्रू पानी को दूसरी साइड में अपने लेके जा सकते हैं, वहाँ से निकाला जाता है पानी को। तो कह रहा है कि वाटर गेट्स हैं वो क्लॉग हो गए। क्लॉग का मीन जाम हो जाना, बंद हो जाना। वो जाम कैसे हो गए हैं? स्ट्रॉ का मीन क्या होता है? घास फूस जो कचरा होता है। एंड विमेन्स हेयर, और औरतों के बाल। अब आपने देखा होगा कि औरतें अक्सर जब अपने बालों को कंघी करती हैं तो वो जो बाल टूटते हैं कंघी में उनको वैसे ही फेंक देती हैं और वो कचरे के साथ मिलके कहाँ चले जाते हैं? पानी में बह जाते हैं। तो जब तो पानी का जो फ्लो ज़्यादा होता है तो फिर तो वो पानी के फ्लो के साथ बह के निकल जाते हैं, लेकिन जैसे पानी कम हो गया तो अब वो जो कचरा है और बाल है वो वाटर गेट्स में फंस जाते हैं और वाटर गेट्स को वो क्या कर देते हैं? क्लॉग कर देते हैं। क्लॉग का मतलब यहाँ पे क्या है? उसको जाम कर देते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। आगे क्या कह रहा है? एट द रस्टी बार्स। अब रस्टी बार्स का मतलब क्या होता है? बार्स आप जानते हैं कि सलाखें होती हैं, सरिये जिस प्रकार से लगे होते हैं। रस्टी का मतलब उनमें जंग लगा हुआ है। कह रहा है कि जो वाटर गेट्स हैं, वाटर गेट्स के अंदर जो सरिये लगे हुए हैं, जो बार्स लगी हुई हैं अंडर द ब्रिजेस, जो कि पुल के नीचे, विद पैचेस ऑफ रिपेयर। पैचेस का मतलब कि जब अपने अलग से उसके ऊपर कुछ अलग से टुकड़ा लगा दे, जैसे मान लो कि वो रस्ती है उसमें जंग लगा हुआ है, लेकिन जब उसको रिपेयर किया गया तो उसमें कुछ नया लोहा लगा दिया होगा, नया आयरन लगा दिया होगा उसके अंदर, है ना। तो फिर कह रहा है कि रिपेयर के पैचेस वहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं। कह रहा है कि जो रस्ती बार्स हैं, जो जंग लगी हुई कुछ सलाखें थी पुल के नीचे, जब उनको रिपेयर किया जाता तो उन पे जो नए पैचेस, नए टुकड़े जो लगाए गए थे वो क्लियरली वहां पे दिख रहे थे, ऑल ओवर देम, चारों तरफ दिख रहे थे। और कह रहा है कि वहां पे एक और चीज दिख रही थी, वो क्या था? द वेट स्टोन्स लिसनिंग लाइक स्लीपी क्रोकोडाइल्स। कह रहा है कि वहां पे कुछ पत्थर थे वो गीले पड़े थे, मतलब अभी उनके ऊपर थोड़ा बहुत पानी बह रहा था तो वो पत्थर अभी भी गीले थे, तो वो कैसे लग रहे थे? लाइक स्लीपी क्रोकोडाइल्स। ऐसा लग रहा था कि मगरमच्छ सो रहे हैं। लाइक स्लीपी का मतलब यहाँ पे उन्होंने सिंपली यूज किया है कि वेट स्टोन्स को किससे कंपेयर कर रहे हैं? वो क्रोकोडाइल से कंपेयर कर रहे हैं। ओके, तो क्रोकोडाइल आपने देखा होगा कि जब वो सोता है तो बिल्कुल वो पत्थर जैसा लगता है। तो कह रहा है कि कुछ गीले पत्थर थे, ऐसा लग रहा था कि वो मगरमच्छ सो रहे हैं। द ड्राई वंस, और जो सूखे थे वो कैसे लग रहे थे? शेवन वाटर बिफलोज लॉन्जेस इन द सन। और जो सूखे पत्थर थे वो कैसा, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भैंसे हैं और वो सन बाथ ले रही हैं। ओके, सन बाथ का मतलब कि वो सूरज की धूप को एब्जॉर्ब कर रही है ना, उसको मतलब वो उसका मजा ले रही है, धूप का सन बाथ ले रही है वो। द पोइट ओनली सैंग ऑफ द फ्लड्स। कह रहा है कि जो पोइट्स हैं वो सिर्फ बाढ़ की इस तरीके की बातें करते हैं, मतलब उसकी बताते हैं कि बाढ़ में ऐसा हुआ था, बाढ़ में ऐसा हुआ था, ये था, मतलब इमेजरी, अच्छी अच्छी इमेजरी यूज करके अपने पॉइंट को अट्रैक्टिव बना लेते हैं। ओके, तो लेकिन रामानुजन कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ह्यूमन ट्रेजेडी हुई है, ह्यूमन जो मिजरी होती है, उसको भी अपनी वर्ड्स में प्लेस देना चाहिए, जो कि रामानुजन ने अपने इस पॉइंट के अंदर दिया है, जो आगे बताते हैं। क्या कहते हैं? ही वॉज देयर फॉर ए डे। कहता है वो खुद के बारे में कह रहा है। ही का मतलब ए.के. रामानुजन खुद कह रहा है। कहता है मैं वहां पे एक दिन के लिए ही गया था। कहां पे गया था वो? मदुरई की बात कर रहा है। ओके, व्हेन दे हैड द फ्लड्स, जब वहां पे बाढ़ आई हुई थी, जब मदुरई के अंदर बाढ़ आई हुई थी तभी वो वहां पे एक दिन के लिए गया हुआ था। तो अब कह रहा है कि जैसे कि अक्सर लोगों के बीच में बातें होती हैं, पीपल एवरीवेयर टॉक्ड ऑफ द इंचेस राइजिंग। कह रहा है कि जैसे दिन ब दिन या आवर बाय आवर जो पानी का जो आप ये कह रहे हैं ना कि उसका रेजिंग पॉइंट था वो बढ़ रहा था, तो लोग उसको इंच बाय इंच बढ़ता हुआ देख रहे थे और आपस में लोग बातें कर रहे थे। ऑफ द प्रिसाइज नंबर ऑफ कॉबल्ड स्टेप्स। ओके, और कॉबल स्टेप्स का मतलब क्या है कि जो नदी के बीच में जो बाथिंग प्लेसेस बने होते हैं ना, उनको कॉबल स्टेप्स बोला जाता है। तो कह रहे हैं कि अभी क्या हुआ था
जो कॉबल स्टेप्स बने हुए थे ना, ऑफ द प्रिसाइज नंबर ऑफ कॉबल स्टेप्स, बहुत सारे जो कॉबल स्टेप्स बने हुए थे, रन ओवर बाय द वाटर, उन सभी को पानी ने ढक लिया, मतलब पानी उनके ऊपर आ गया। जब बाढ़ आई थी ना तो पानी उनके ऊपर आ गया और उन्होंने कॉबल स्टेप्स को ढक लिया पानी ने। राइजिंग ऑन द बाथिंग प्लेसेस, कि जो वहां पे जो बाथिंग प्लेसेस बने हुए थे उनके ऊपर भी पानी का फ्लो इतना बढ़ गया कि उसको भी अपने अंदर उसने पानी ने ढक लिया, उसको कवर कर लिया, है ना। एंड द वे इट कैरिड ऑफ 3 विलेज हाउसेज, और कह रहा है कि मैंने देखा किस तरीके से वो बाढ़ का पानी आया और जो नदी के किनारे बसे हुए 3 घर थे उन घर को वो अपने साथ बहा के ले गया। 1 प्रेग्नेंट वुमेन, और एक औरत को भी पानी अपने साथ बहा के ले गया, उसमें डूब गई, जो कि प्रेग्नेंट औरत थी। एंड अ कपल ऑफ काउज, और 2 गायें उसमें पानी में डूब गई। नेम्ड गोपी एंड वृंदा एज यूजुअल, कहते हैं जैसे कि लोग अपनी गाय का नाम रखते हैं, आपने सुना होगा ना, जैसे लोग डॉग्स का नेम रखते हैं ना, लाइक टॉमी, स्टेफी, इस तरीके के नाम रखते हैं। तो वैसे ही गाय के भी, काउस के भी नाम रखे जाते हैं, जैसे वो कहता है गोपी, वृंदा, इस तरीके के कुछ नाम थे। तो वो गाय पानी में डूब गई जब बाढ़ आती है। तो आगे चलते हैं। द न्यू पोइट स्टिल कोटेड द ओल्ड पोइट्स, कह रहा है कि जो नए पोइट्स हैं वो आज भी पुराने पोइट्स की बातों को लेके चल रहे हैं। कोट का मतलब क्या होता है, जब अपने किसी की बात का एग्जाम्पल देते हैं। तो कह रहा है नए पॉइंट हैं वो आज भी पुराने पॉइंट्स की लाइंस को कोट कर रहे हैं। बट नो वन स्पोक इन वर्ड्स, लेकिन किसी ने भी अपनी वर्ड्स में नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा? ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन ड्रॉन विद परहैप्स ट्विंस इन हर। अभी देखिए शुरू में आपको मैंने कहा था कि इस पॉइंट के अंदर उन्होंने रिपीटिशन यूज किया है। रिपीटिशन का मीन क्या होता है कि जब अपने पूरी लाइंस को रिपीट कर देते हैं, पूरी थॉट्स को रिपीट कर देते हैं। ओके, तो प्रेग्नेंट वुमेन की वो पहले भी बात कर रहा है और गाय की भी उन्होंने बात की थी पहले, है ना। और तो अभी फिर से कह रहा है कि किसी ने भी अपनी वर्ड्स में क्या स्थान नहीं दिया। वो कह रहा है कि नए पॉइंट आज भी पुराने पॉइंट्स की थॉट्स को लेकर चल रहे हैं, उनको वो कोट करते हैं, लेकिन किसी ने भी अपनी वर्ड्स में क्या नहीं बोला, उस प्रेग्नेंट औरत के बारे में नहीं लिखा जो डूब रही थी। जैसे कि आप यहां पे डायग्राम में देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से वो औरत डूबी होगी। ड्रॉन, वो डूब रही थी विद परहैप्स ट्विंस इन हर, और शायद उसकी कोक के अंदर, उसके पेट के अंदर ट्विंस थे, जुड़वा बच्चे होने वाले थे। किकिंग एट ब्लैंक वॉल्स, और वो अंदर से क्या कर रहे थे? किक कर रहे थे। ब्लैंक वॉल्स किसको बोला गया? उसके पेट को बोला गया है कि शायद वो बच जाएं इवन बिफोर बर्थ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो जन्म से पहले ही उनकी डेथ हो जाती, पानी में डूब के वो मर जाते हैं। ही सेड, उसने क्या कहा? द रिवर हैज वाटर इनफ टू बी पोएटिक। कह रहा है कि पानी इतना ज्यादा है रिवर के अंदर कि कोई भी उस पर पोइट्री कंपोज कर सकता है। टू बी पोइटिक, कि अपने उसको वर्ड्स में लिख सकते हैं। अबाउट ओनली वंस अ ईयर, साल में एक बार उसमें इतना पानी होता है कि उस पर कोई भी अपनी वर्ड्स लिख सकता है। एंड देन, लेकिन बाद में फिर क्या होता है? इट कैरीज अवे इन द फर्स्ट हाफ आवर, ये पहले आधे घंटे में क्या क्या चीजें बहा के ले जाती है? वही बात फिर से कह रहा है। 3 विलेज हाउसेस, 3 घर, कपल ऑफ काउज नेम्ड गोपी एंड वृंदा, ये रिपीटेशन यूज कर रहा है वो बता रहा है कि घर बह जाते हैं, गाय बह गई जिनके नाम गोपी और वृंदा हो सकते थे। एंड 1 प्रेग्नेंट वुमेन एक्सपेक्टिंग आइडेंटिकल ट्विंस। ओके, और कह रहा है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है और शायद उसके ट्विंस होने वाले थे विद नो मॉल्स ऑन देयर बॉडीज, और ऐसे ट्विंस जो बिल्कुल सेम थे, उनके बॉडी पर कहीं भी एक मॉल भी नहीं था। मॉल का मतलब यहाँ पे क्या है? तिल। कहीं भी तिल एक ब्लैक स्पॉट्स होता है ना अपनी स्किन पर, तो कह रहा है कि उनके कोई तिल का निशान भी नहीं था जिससे उनकी पहचान की जा सके। विद डिफरेंट कलर्ड डाइपर्स टू टेल देम अपार्ट, सिर्फ उनके अलग अलग डाइपर्स लगाए जाएं अलग अलग कलर्स के, तो ही हम उनको अलग अलग देख सकते हैं। ओके, तो ये थी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ पोइम बाय ए.के. रामानुजन। आई होप कि आपको समझ आई होगी, आपने इस पोइम को एंजॉय किया होगा। आप हमारे वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट्स करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।